Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Asutosh and today we are going to discuss our lecture 4 for teaching aptitude. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब क्या होता है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में ये होता है कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स या रूल्स होते हैं जिन्हें टीचर को फॉलो करना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। यानी जब वो क्लास ले रहा होता है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसे कौन से रूल्स या प्रोसीजर को अपनाया जाए जिससे पढ़ाते वक्त स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से और क्लियर सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा समझ में आए। मतलब ये होता है आउटकम को आप कैसे कितनी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो उन प्रोसीजर उन रूल्स के बारे में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बताता है जिसे टीचिंग करने के दौरान टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आज हम इसे अपने इस लेक्चर में डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, those general ideas and methods of doing the work which prove helpful in the task of teaching are termed as maxims of teaching। मतलब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का क्या मतलब होता है? ये ऐसा मेथड या आइडिया या प्रोसीजर होता है जिन्हें फॉलो करके एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करके टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को अपनी इन्फॉर्मेशन को उस तक पहुंचा सकता है। यानी जो टीचर जो स्टूडेंट को बताना चाह रहा है उससे बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट अचीव कर पाए, उस गोल को वो कंप्लीट कर पाए। ये होता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इट इज़ अ गाइड फॉर फर्दर एक्शन और बिहेवियर। इसे गाइड भी कह सकते हैं। जैसे जो प्रोसीजर होता है जिसको टीचर को फॉलो करना होता है उससे ये पूरी बातें बताई होती हैं कि मतलब टीचर को कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन चीज़ों को पहले उठाना चाहिए, किन चीज़ों को बाद में, वो पूरा प्रोसेस बताया गया रहता है। और यही बताया गया रहता है कि स्टूडेंट को कैसे समझना चाहिए, उसको फ्रेगमेंट करके चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए जो टीचर उसका बोल रहा है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ये इसका बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूनिवर्सल। ये जनरलाइज्ड वे में होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं होता। जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में जो रूल्स हैं वो कोई यूएसए में कोई टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट को तो भी वहाँ वो अप्लाई होगा उतने ही इफेक्टिव तरीके से, या कोई यहाँ पे पढ़ाएगा इंडिया या किसी भी और जगह पे तो वो उसी बिल्कुल उसी एग्जैक्ट उतना ही जनरलाइज्ड होके ये अप्लाई होगा। यानी ये यूनिवर्सल होता है। दीज मैक्सिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। ये जो मैक्सिमम होता है, अ सेट ऑफ रूल्स होता है, ये टीचर को हेल्प करता है सिस्टमेटिकली पढ़ाने के बाद, सिस्टमेटिकली पढ़ाने में। सिस्टमेटिकली मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक, जिनमें कई सारे स्टेजेज होते हैं और वो एक दूसरे के बाद एक दूसरे को फॉलो करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब सब कुछ पहले से प्री अरेंज्ड फिक्स रहता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी और वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा कहाँ ख़त्म होगा। तो बेसिकली मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अ सेट ऑफ रूल्स होता है। कुछ रूल्स का एक ग्रुप होता है जिसको फॉलो करके, जिसको अपनाकर अप्लाइड करके टीचर स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा जो अचीव करवाना चाह रहा है वो अचीव करवाता है और अपने वर्ड्स को, अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में कनेक्ट करा देता है अपने स्टूडेंट्स को। वो होता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो इसके कई सारे रूल्स होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब स्टूडेंट को आप जैसे क्लास में पढ़ाने जाइए तो सबसे पहले उसे जो मालूम है उस चीज़ को बताइए, उसके बाद फिर आप पढ़ाते प्रोसीजर को आगे बढ़ाइए, फिर उसको जो नहीं आता है वो आगे पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि उसको जो पहले पता ही नहीं है जाके पहले वही शुरू कर देना, अभी उसको फार्मूला बताया ही नहीं जाके उससे क्वेश्चन सॉल्व कराने लगे, डेरिवेशन उसको देने लगे, ऐसा नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये करना है जो उसको समझ में आए स्टूडेंट को, वो नोन से अननोन की तरफ जाना है। न्यू नॉलेज मस्ट बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज। आप जो पढ़ाने वाले हैं क्लास में उसको आप किसी तरीके से ऐसे आप करिए कि उसके जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट हो जाए। जैसे कोई कोई बच्चा है जो आपको स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं एकदम ब्लैंक माइंड है, उसको कुछ नहीं आता। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पहले से आता है, तो उसके नॉलेज को पहले पहचानिए, फिर उससे कनेक्ट करके लॉजिकली कनेक्ट करके अपने फिर उस चैप्टर को, अपने उस टॉपिक को लिंक करिए और फिर वहाँ से पढ़ाना आप शुरू करिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट इज़ नॉट ब्लैंक्ड। ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू वाइडेड नॉलेज। जो उसका पुराना नॉलेज है उसको पता करिए और उसके बाद से फिर आप उसके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको जो पुराना नॉलेज है स्टूडेंट का वही न्यू नॉलेज का फाउंडेशन बनता है।
इससे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप किसी किसी क्लास में, तो आप सबसे पहले अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ानी होगी, काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं उसको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट पढ़ाने लगेंगे। पहले आप उससे रिलेटेड उसके मास को बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एम, मास क्या होता है। फिर आप बताएंगे कि उसका स्पीड क्या होता है, वी क्या होता है। फिर आप उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जो स्टूडेंट को पहले आता है वो पहले, और उससे लॉग लिंक्ड करके अपने सब्जेक्ट को, फिर उसको जो नहीं आता उस तक आप पहुँचेंगे। फिर सेकेंड नंबर का आता है हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आपको सिंपल चीज़ें बतानी है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी है। ऐसा नहीं कि जाके एकदम शुरू में ही उसको डेरिवेशन सॉल्व कराते रहिए और उसको कुछ थियरी पहले पता ही ना हो, तो उससे स्टूडेंट एकदम घबरा जाएगा, उसको कंफ्यूज हो जाएगा, वो हो सकता है क्लास में ही ना करे। तो सबसे पहले आप सिंपल चीज़ें बताइए। जैसे गेम्स में रहता है, हम गेम खेलते हैं तो उसमें सबसे पहले ईजी स्टेप देता है, सबसे पहले इजी स्टेप देता है। जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते बढ़ते वो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है और एकदम लास्ट में सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज आता है। अगर सबसे पहले ही लास्ट एकदम डिफ़िकल्ट दे देगा स्टेज, तो फिर कोई क्रॉस ही नहीं कर पाएगा और उस गेम को छोड़ के दूसरा गेम खेलने लगेगा। फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। दिस क्रिएट इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स टू एक्वायर न्यू नॉलेज। ये जो पहले आप सिंपल पढ़ा देते हैं, जब स्टूडेंट उसको सीख लेता है फिर उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है कि मुझे और अगला नेक्स्ट स्टेज भी करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। तो अगर पहले ही अगर टफ दे दिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिए, तो उसका इंटरेस्ट और कन्फ्यूज़न दोनों ही उस टॉपिक को पढ़ने स्टूडेंट को रोक देंगे। तो ये होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा फिर फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है? एनालिसिस मतलब होता है कि कोई जो एक एज अ होल है उसको हम पार्ट में ब्रेक करके फिर उस सारे पार्ट को अलग अलग देख के हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और सिंथेसिस क्या होता है? उसको जो ब्रेक डाउन हो चुका है उसको फिर एज अ होल हम स्टडी करके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम व्हेन डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली। जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, रिटन क्वेश्चन आप देखते हैं, तो उसमें जो कोई जो क्वेश्चन आपको दिया रहता है, हो सकता है 2-3 लाइन में दिया रहता है। अगर आप देख लीजिए हमारे यूपीएससी के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करे हों, तो आप देखेंगे जो उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं वो एक बार पढ़ने पे समझ ही नहीं आते क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो हम उसको पहले कीवर्ड्स पकड़ते हैं, उस क्वेश्चन में जितने सारे रहते हैं, फिर उन कीवर्ड्स का मतलब समझते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अलग अलग मतलब समझ के फिर एज अ होल हम उसको देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उस हिसाब से हम अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। यही होता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मतलब पहले स्टूडेंट को आपको एक एक ब्रेक डाउन करके चीज़ें समझानी है अलग अलग पार्ट में, कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है, अलग अलग उसके मीनिंग समझा देने के बाद फिर हम उसको एज अ जोड़ के पूरे क्वेश्चन एज अ होल देख के फिर उसकी मीनिंग बताते हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टूडेंट को समझाने में। एन एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर बाई विच वी ब्रेक डाउन एन इंटेलेक्चुअल और सब्सटेंशियल होल इन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। Synthesis is defined as to combine separate elements or components in order to form a coherent whole। मतलब पहले उस क्वेश्चन को, पहले उस टॉपिक को जो आप पढ़ाने वाले हैं उसको ब्रेक डाउन करके, फ्रेगमेंट करके, अलग अलग उनकी मीनिंग, उनकी डिफिनेशंस, उनके बारे में बताइए। जब वो क्लियर स्टूडेंट को हो जाए उसके बाद एज अ होल जो आपका यूनिट है उसको स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट कराइए, उसके बारे में बताइए। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब पहले जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताइए। उसके बाद है फिर एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर आपके मन में, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो उससे रिलेटेड थियरी, थॉट कुछ भी चलता है वो बताइए। ऐसे नहीं पहले ही हवा में उड़ाने लगे, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा। पहले जो फील कर सके, जो उसे देख सके, अपने आसपास महसूस कर सके, उसको पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप शुरू में गए और उसके बाद से आप एकदम यूनिवर्स के बारे में स्टूडेंट को बताने लगे, पूरा गैलेक्सी के बारे में समझाने लगे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप उसको अर्थ के बारे में बताना होगा, सन के बारे में बताना होगा। अगर आपके पास ग्लोब है तो उस ग्लोब को दिखाना होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, ये लेटीट्यूड होता है, उसके बारे में सारा पार्ट्स को बताना होगा, ग्लोब के माध्यम से समझाना होगा। जब वो उस बात को समझ लेगा फिर आप आएंगे उसके बाद की चीज़ों को, अर्थ को समझा लिया, फिर सन को समझाएंगे, फिर आप गैलेक्सी यूनिवर्स के बारे में समझाएंगे, तो उसे ज़्यादा क्लियर कट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाय कंक्रीट वी मीन वन कैन सी इट एंड मैनिपुलेट इट विथ इट हैंड्स, एंड इफ इट अप्लाइज दे कैन यूज ऑल 5 सेंसेस सो देयर ब्रेन कैन मेक एज मेनी कनेक्शंस विथ इट पॉसिबल।
क्लियर यही मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें उन चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए जिसे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएँ, खुद से देख पाएँ, आसपास महसूस कर पाएँ। पहले उस चीज़ों को बताएंगे, पहले ग्लोब से समझाएंगे कि ये अर्थ है, इस पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे काम करता है और कैसे ये ग्रेविटेशन के माध्यम से ये यूनिवर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड मून के बारे में बताएंगे, सन के बारे में बताएंगे, फिर आप गैलेक्सी यूनिवर्स पे आएंगे। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। In induction, few examples are given and then conclusion is drawn. In deduction, firstly a rule is made to known and then examples are given. Induction मतलब होता है basically from particular to general. मतलब पहले एक छोटे फॉर्म में हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद से उसको हम उससे रिलेटेड और कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनके बेसिस पे हम किसी चीज़ को जनरलाइज, किसी थियरी को, किसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर देते हैं कि ये ऐसे होता है, यूनिवर्सल बना देते हैं उसे। ये होता है इंडक्शन। जैसे न्यूटन ने दिया था अपना ग्रेविटेशन का नियम, उन्होंने एज ए एग्जाम्पल देखा था कि एक एप्पल है वो उधर पेड़ पे से उनके पास ज़मीन पे गिरा। फिर उन्होंने और सारे एग्जाम्पल्स देखे उससे रिलेटेड कि कोई भी चीज़ होती है वो ऊपर से ही नीचे गिरती है। उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्क्लूज़न दिया, एक थ्योरी बना दी। ये होता है इंडक्शन, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। और इसका ठीक अपोजिट होता है डिडक्शन, जिसमें अ रूल इज मेड टू नोन, जिसमें रूल पहले से हमें मालूम होता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपने कोई थियरी पढ़ाई जो पहले से मौजूद है, फिर उससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया स्टूडेंट्स के बीच में, वो होता है डिडक्शन। और इंडक्शन होता है पहले आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, उसके बाद से फिर आपको थियरी समझानी चाहिए। इससे ज़्यादा स्टूडेंट में क्लास में इंटरेस्ट बनता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन रूल को फॉलो करना चाहिए एज अ टीचर क्लास में। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। His maxim states that the sequence of teaching process should be psychological followed by logical. Teachers should first keep in mind the interest, aptitude, capacities and development level, etc. If the teaching process is not logical order and its organization should be systematic. मतलब साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि पहले आप उनके स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये चेक होना चाहिए कि वो उनका स्टेज अभी क्या है। पहले उनको साइकोलॉजी को आपको समझ में आना होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उनको कौन सी चीज़ें समझ में भी आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, और आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं, वहाँ एज ए नया टीचर वहाँ पढ़ाने आप टीचिंग करने गए, वहाँ आप क्लास 8th में पढ़ाने के लिए गए हुए हैं। वहाँ क्लास 8th के बच्चों में आपने एज्यूम कर लिया है कि ये टॉपिक इनको आना चाहिए, ये इनको आता होगा, आपने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। बट ये भी हो सकता है उनका बैकग्राउंड अगर इससे इफेक्टेड होता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उतना अच्छा स्कूल नहीं है, या उनका प्रॉपर पर्सनली बैकग्राउंड का सोशल बैकग्राउंड उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो उनको वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो पहले आपको उन मेंटल सेटअप पे जाना होगा कि यह वाकई में जो आपने एज्यूम किया है वो उनको पहले से आता है या नहीं आता है। तो इसको जानने के बाद ही आपका टीचिंग प्रोसेस उतना इफेक्टिव हो पाएगा। टीचर शुड कीप इन माइंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज एंड डेवलपमेंट लेवल एटसेट्रा। मतलब टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है इस सब्जेक्ट में, कितना कम है, और किस तरीके से उसका एप्टीट्यूड, वो जब पढ़ता है तो उसका काम करता है, उसका जो माइंड सेट है, उसका जो IQ है, कैपेसिटी है, वो कितना ज़्यादा कम और कितना ज़्यादा अधिक है। और ये भी है कि क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनकी कैपेसिटीज़, डेवलपमेंट लेवल अलग अलग होता है, उनका सोशल, उनका इकोनॉमिकल, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होता है। इन सबको ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से सारे बच्चों के लिए टीचर को ये ध्यान देना चाहिए, नहीं कि अपना बस कुछ बच्चे जो आगे तेज़ हैं बस उस हिसाब से अपना पढ़ा के सिलेबस ख़त्म कर दे। नहीं, सबसे पहले उनके साइकोलॉजी को समझना चाहिए, फिर उसके पीछे लॉजिक लगा के स्टूडेंट को समझाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इफ़ द टीचिंग प्रोसेस इज नॉट इन लॉजिकल ऑर्डर देन टीचिंग विल बी नॉट इफेक्टिव एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिस्टमेटिक। मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म करना चाहिए, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बीच जितने भी स्टेजेज आ रहे हैं उनको आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिस्टमेटिक। और आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उनके बीच एक इक्वल डिस्टेंस और एक प्रॉपर मैनर में उनके बीच
रिलेशन होना चाहिए, ताकि एक शुरू हो रहा है तो एक ख़त्म हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है, फिर लास्ट में वो ख़त्म हो रहा है फिर शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी नंबर एक का नंबर थर्ड पे आ रहा है, नंबर थर्ड का नंबर 5 पे आ जा रहा है, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में आपको सिस्टमेटिक मैनर में चलना होगा, तो आपका टीचिंग प्रोसेस उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा जितना कि होना चाहिए, और स्टूडेंट भी आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो ये था आज का हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बेसिकली होता है सेट ऑफ रूल्स जिसे टीचर को टीचिंग करने के दौरान क्लास में अपनाना चाहिए, जिससे टीचर स्टूडेंट को अपनी बात, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज अच्छे से सिंपल तरीके से दे पाए, और स्टूडेंट और अच्छे तरीके से उसे कनेक्ट करके अपने गोल को अचीव कर पाए। तो आई होप को आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के यूनिट हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।